परम ज्योति यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कल हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने एक रूटीन और प्लानिंग बनाई थी कि कैसे कैसे इसमें पास हो और अच्छे नंबर लाए। तो पहले हम लोगों ने क्या कहा था कि मेथड पढ़ेंगे, और तो आज इसी की शुरुआत करेंगे। इंग्लिश में क्या क्या आता है, जो थियरी वाला पोर्शन है, तो पहले थियरेटिकल एस्पेक्ट्स का कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग और बातें पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोगों ने ये कहा है कि जो स्पेलिंग है इंग्लिश में, ये 2 नंबर की आती है और हर एक साल ये 2 नंबर का आएगा ही। तो डेली 3-3 4-4 स्पेलिंग जो कठिन है, जो पेपर में बार बार पूछा जाता है, इसको डिस्कस करेंगे, और जो हम लोग बार बार गलती करते हैं, तो इसी से हम लोग वीडियो की शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला वर्ड है जिसमें लोग गलती करते हैं, कमिटी। ठीक, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, आप लोग गलती से नहीं, मतलब आप लोग को अपनी कॉपी पे इसको हमेशा प्रैक्टिस करना है। जैसे आप लोगों को लिख देना है, डायरेक्ट अपनी कॉपी पे उठाइए और पेन उठाइए और डायरेक्ट सही वर्ड लिखने का प्रयास करिए। और जब भी प्रैक्टिस करिए तो इसमें क्या खास है कमेटी में, कि CO तो हो गया, फिर उसके बाद डबल एम है, ठीक, फिर आई हो गया, तो कॉमिटी, फिर डबल T और डबल E 3 बार है। देखिए, डबल एम, डबल T और डबल E, यही याद रखना है। बीच में ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, बस। तो ये क्या बन जाएगा, कमेटी। तो ये लोग गलती करते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे, क्या, कमेटी। फिर इसके बाद अचीव में क्या गलती करते हैं, तो इसमें ACHIE है, तो इसमें हम लोग को IE को ध्यान रखना है। ACHI, अचीव हो गया, फिर उसके EVE हो गया, ACHI EVE। ऐसे ही बिलीव है, देखिए IE है, तो इसमें भी बहुत लोग गलती करते हैं। तो ये दोनों वर्ड साथ में याद रखेंगे, अचीव और बिलीव। इसके बाद डिस अपॉइंट में, देखिए डिस अपॉइंट में यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो ये क्या है, डबल P है। यहाँ पे देखिए डबल P है कि नहीं है, APPOINT। तो इसको गलती नहीं करना है। पेपर में कैसे आएगा, जैसे लिख दे CO, फिर यम लिख दे, फिर खाली स्थान लिख दे, फिर उसके बाद I लिख दे, फिर उसके बाद खाली स्थान लिख दे, फिर T लिख दे, फिर खाली स्थान लिख दे, E लिख दे, फिर खाली स्थान लिख दे। तो इसको आप लोग को भरना पड़ेगा, और ये सब कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। तो ये 4 वर्ड आप लोग को याद कर लेने हैं। ये 2 नंबर का हमेशा आता है। अब आते हैं इंग्लिश। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, थियरेटिकल एस्पेक्ट से। ठीक, तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये सीटेट में भी आता है, लेकिन डीएलएड में क्या क्या है पेपर में, ये सब ध्यान में रखते हुए इंग्लिश स्टार्ट करना है। तो इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह मानते हुए हम लोग यहाँ पे इंग्लिश बोलना या कैसे इसको सीखा जाता है, क्या क्या मेथड है, क्या क्या टेक्निक है, ये सब हम लोग को सीखना है। लेकिन जो किस सीक्वेंस में, जैसे हम लोग छोटे हैं विद्यार्थी, जब जाते हैं छोटे छोटे बच्चे पढ़ने, तो उनको किस सीक्वेंस में सिखाना चाहिए कभी पढ़ने के लिए, तो ये क्या होता है, LSRW। क्या होता है, LSRW। L का मतलब क्या होता है, लिसनिंग, यानी सबसे पहले किसी को भी सुनना सिखाना चाहिए, लिसनिंग, LISTENING। तो लिसनिंग हो गया, फिर उसके बाद स्पीकिंग हो गया, फिर उसके बाद रीडिंग हो गया, फिर उसके बाद राइटिंग हो गया। यानी कि हिंदी में इसको क्या कहेंगे, सुनना, सुनना का सु लिख दे, फिर उसके बाद स्पीकिंग, बोलना का बो लिख दे, रीडिंग मतलब पढ़ना, प लिख दे, और राइटिंग मतलब लिखना। यानी कि इस क्रम में अगर हिंदी का पेपर अभी कभी हो आपका वो सीटेट में, तो ऐसे ही आएगा, किस सीक्वेंस में, तो सु बो प ली, तो ये होता है सुबो पली। तो अगर अंग्रेजी में आ जाए तो LSRW, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो ये सब होता है। अब आता है कि ये सब होता क्या है, इसको डेवलप कैसे करेंगे। लेकिन सबसे पहले बस यही आएगा कि ये किस सीक्वेंस में होना चाहिए, और डीएलएड में ये पेपर में पूछा भी है, तो इसको याद रखेंगे कैसे, LSRW। और जो भी ये क्लासेज हो रही हैं, इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा इस क्लास में ही याद कर लें, और कोई भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, और पूरा का पूरा एकदम याद कर लेंगे। आप लोग इसको देखिएगा। जैसे अगर देखें लिसनिंग का, तो लिसनिंग को कहा जाता है सीमेंटिंग एस्पेक्ट ऑफ ए लैंग्वेज, क्योंकि हम लोग को भाषा सीखना है क्या, इंग्लिश। तो ये सीमेंटिंग एस्पेक्ट है, यानी कि जो भी कोई बोले, लिसनिंग का मतलब हम किसको सुनेंगे, कोई बोलेगा तब सुनेंगे, या कोई आवाज़ सुन सकते हैं। तो ये सीमेंटिंग एस्पेक्ट है। इसका मतलब कि जो भी कोई अगर हम लोग सुने, तो वो एक मीनिंगफुल सेंस बनाना पड़ेगा या समझ पाए, तभी तो हम उसका जवाब देंगे। तो ये सीमेंटिंग एस्पेक्ट है। इसको याद कैसे करेंगे, लिसनिंग मतलब क्या है, सीमेंटिंग एस्पेक्ट। सीमेंटिंग मतलब मीनिंगफुल सेंस बनाना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तो सीमेंटिंग एस्पेक्ट। स्पीकिंग, स्पीकिंग हम बोलते हैं जब भी, तो क्या करते हैं, फ़ोन पर जैसे बात करते हैं तो बोलना पड़ता है, तो ये फोनेटिक है। फोनेटिक मतलब बोलना।
तो ये फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ ए लैंग्वेज क्या है, स्पीकिंग है। जैसे ये कैसे क्वेश्चन बनेगा तो पूछेगा व्हाट इज सीमेंटिंग एस्पेक्ट ऑफ ए लैंग्वेज, तो आप लोग का 4 ऑप्शन दे देगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग या राइटिंग। तो इसमें लिसनिंग आपको ट्रिक करना पड़ेगा, हम क्वेश्चन ही बता रहे हैं यहीं पे क्या क्या पूछेगा फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ ए लैंग्वेज, तो क्या करना पड़ेगा, स्पीकिंग। और ये सब जितने भी नोट्स हैं आप लोग कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और यहीं पे याद करेंगे। रीडिंग हो गया, ठीक। तो रीडिंग क्या है, लिखी हुई चीज़ होती है, कोई अक्षर होती है, तो ग्राफिक वे में एक चित्र होता है, चित्र कहें उसको या एक संकेत कहें, तो ये क्या है, ग्राफिक है। और उसको हम लोग अगर रीडिंग करते हैं बोल बोल के, तो फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट कौन सा है, रीडिंग। फोनेटिक एस्पेक्ट बोलना, फोनेटिक मतलब बोलना, ठीक। और रीडिंग मतलब उसको देख के पढ़ेंगे हम लोग, कुछ भी रीडिंग कैसे करेंगे, कुछ देखेंगे तब, तो ये ग्राफिक एस्पेक्ट भी है। और राइटिंग क्या है, हम लोग लिख रहे हैं, तो ये जैसे राइटिंग लिख रहे हैं, तो ये कुछ लिख रहे हैं, तो ये क्या है, ग्राफिकल, एक चित्र जैसा है, एक संकेत जैसा लिखा जा रहा है, तो ग्राफिक एस्पेक्ट है। तो ऐसे याद करेंगे, ग्राफिक मतलब कि राइटिंग कर रहे हैं तो कुछ बन रहा है चित्र, तो ये हो गया ग्राफिक। रीडिंग मतलब बोल के अगर हम पढ़ेंगे तो किसको पढ़ रहे हैं, तो चित्र को या कुछ भी संकेत है। और फोनेटिक मतलब बोल के, तो फोनेटिक कम ग्राफिक मतलब रीडिंग। तो ये 4 बातें याद हो जाएंगी, इसको एकदम याद कर लेंगे, रट लेंगे। अब होता है कि अगर लिखने से संबंधित किसी की परेशानी है, सीटेट में आता है क्वेश्चन, हम यही बता दे रहे हैं कि डिस्ग्राफिया होता है, लिखने से संबंधित परेशानी होती है, तो क्या होता है, डिस्ग्राफिया, यानी ग्राफ बनाने में परेशानी। ग्राफ मतलब क्या होता था, यहाँ राइटिंग होता था ना, ग्राफिक एस्पेक्ट। तो अगर ग्राफ बनाने में परेशानी यानी लिखने में परेशानी है, तो इसको कहते हैं डिस्ग्राफिया। ऐसे ही डिसलेक्सिया होता है, पठन संबंधी विकार। तो ऐसे ही सीटेट में कुछ आता है क्वेश्चन 3-4, डिस्ग्राफिया क्या है, डिसलेक्सिया क्या है, डिस्फेजिया क्या है। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, सीटेट का पेपर आएगा तब, नहीं तो ये हम बता भी देंगे, लेकिन अभी तक के लिए बस इतना ही जानिए। अब आते हैं लिसनिंग और स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये तो हो गया सीक्वेंस। अब इसको देखते हैं यहाँ पे, इसमें से 2 है जो लिसनिंग है और ये रीडिंग है। जब भी हम लोग लिसनिंग करते हैं, कोई भी बात अगर सुनते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे, तो हम लोगों को चौकन्ना अगर नहीं रहेंगे, यानी हम रिसीव कर रहे हैं किसी की बातों को, अपने कान में सुन रहे हैं तो सुन के समझ भी चल रहे हैं, ठीक। तो लिसनिंग मतलब हम सुन रहे हैं तो रिसीव कर रहे हैं कोई भी। और रीडिंग जब कर रहे हैं तो पढ़ के तब भी हम लोग कुछ ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, यानी रिसीव कर रहे हैं। तो लिसनिंग और रीडिंग को यहाँ पे क्या लिखा है, रिसीव मतलब रिसेप्टिव स्किल। क्वेश्चन कैसे बनेगा, व्हाट इज रिसेप्टिव स्किल ऑफ टीचिंग या लैंग्वेज स्किल। तो रिसेप्टिव स्किल कौन सा है, तो लिसनिंग और रीडिंग क्या है, यहाँ पे लिख देंगे L और R, ये क्या है, रिसेप्टिव स्किल, ठीक। और इसी को क्या कहते हैं, पैसिव स्किल। तो ये सीटेट में भी भर भर के पूछा जाता है, ये सब फेवरेट क्वेश्चन है, जितना बता रहे हैं सब ध्यान में रखें। और ये सब डीएलएड में भी आएगा। तो रिसेप्टिव स्किल और पैसिव स्किल ये हो गया। जैसे यहाँ पे लिखा भी है रिसीव करना, जब आप सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आप रिसीव करते हैं, हो गया। इसी तरह से जब आप बोलते हैं स्पीकिंग करते हैं या लिखते हैं, तो ये क्या है, अपने आप को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो भी हमारे अंदर है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये जो स्पीकिंग है और राइटिंग है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को, या जो भी जैसे राइटिंग करते हैं, कोई प्रोज लिखता है, पोएट्री कविता भी लिखते हैं, तो क्या है, अपने आप को एक्सप्रेस करना। तो इसको क्या कहेंगे, एक्सप्रेसिव स्किल। और जब हम बोलेंगे तो खुद को एक्टिव रखना पड़ता है, तो इसको क्या कहेंगे, एक्टिव स्किल। कौन कौन सा एक्टिव स्किल और एक्सप्रेसिव स्किल, तो स्पीकिंग हो गया और इसके साथ साथ हो गया राइटिंग। और इसी को भी क्या कहेंगे, प्रोडक्टिव स्किल। जब हम लोग कुछ लिख रहे हैं, राइटिंग लिख रहे हैं या अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं, एक्सप्रेसिव कर रहे हैं, तो कुछ हम प्रोज पोएट्री या कुछ भी लिखेंगे, या हम समझने के लिए कह दे रहे हैं, तो ये क्या है, प्रोडक्टिव स्किल, यानी कोई प्रोडक्ट बनेगा या कुछ भी बनेगा, ठीक। तो ये क्या होगा, प्रोडक्टिव स्किल। तो इसको एकदम रट लेंगे, याद करेंगे। रिसेप्टिव स्किल और पैसिव स्किल क्या होता है, हम रिसीव करेंगे। रिसीव किस में करेंगे, जब पढ़ेंगे तब रिसीव करेंगे, सुनेंगे तब रिसीव करेंगे, हो गया। तो ये हो गया पैसिव स्किल और रिसेप्टिव स्किल। अब आते हैं एक्टिव। एक्टिव किस में रहेंगे, बोलने में और लिखने में हम लोग को एक्टिव रहना पड़ता है, तो ये एक्टिव स्किल है। जब हम स्पीक करते हैं या कोई भी चीज़ लिखते हैं तो हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो ये क्या हो गया, एक्सप्रेसिव स्किल। फिर उसके बाद जब कुछ भी लिखते हैं, जैसे हमारा कविता लिखने का मन हुआ, कुछ भी लिख सकते हैं, तो अपने आप को क्या है, एक प्रोडक्ट भी बन रहा है, तो प्रोडक्टिव स्किल। तो इतना एकदम याद रहेगा, एकदम कभी भूलेगा नहीं, एकदम रट लेंगे इसको, ठीक। तो ये चारों चीज़ याद हो गई।
अब ये इतना याद हो गया, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसका सीक्वेंस जो बताए हैं शुरू में ही LSRW, ये पूछ लेता है सीधा सीधा ये क्या है, ठीक। तो इसको कैसे सिखाना चाहिए, इंटीग्रेटेड मैनर, यानी कि इसको सबको पहले तो बराबर वो देना चाहिए, ठीक, प्रेफरेंस बराबर देना चाहिए, किसी को छोटा बड़ा नहीं है कि मतलब किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस है, लेकिन ये सीक्वेंस रहना चाहिए और इंटीग्रेटेड मैनर में सिखाना चाहिए, एक साथ यानी सिखाना चाहिए, ठीक। लेकिन पहले क्या डेवलप करना चाहिए, लिसनिंग, यानी कोई सुन पाए, सुनने की टेक्निक डेवलप करना चाहिए। जैसे अगर हम ABCD सिखा रहे हैं तो पहले उसको जितना सुनवा सकिए, फिर उसके बाद उसको बुलवाइए, फिर उसके बाद उसको क्या करना है, पढ़वाना है, ठीक, यानी लिसनिंग करना है, फिर उसको बुलवाना है, फिर देख के उसको पढ़वाना है, फिर तब उसको लास्ट में लिखवाना है। यहाँ पे लेकिन टेक्निक क्या होती है पढ़ाने की, पहले ही लोग बोर्ड पे लिख देते हैं, फिर कहते हैं इसको देख के छापो। तो पढ़ाने का तरीका जो है पहले का वो गलत है। तो ये कहा जाता है कि इस सीक्वेंस को फॉलो करना है, तो इसको याद रखेंगे LSRW, इतना याद हो गया। ये हो गया, वही है, ये लिखा है कि द डेवलपमेंट ऑफ दिज स्किल मस्ट बी इन देयर सिक्वेंशियल ऑर्डर, यानी एक सीक्वेंस में होना चाहिए। सब ऐसे लिखना नहीं है, आप लोग खुद इंग्लिश धीरे धीरे लिखने लगेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप लोग देखिए कि सिक्वेंशियल ऑर्डर में होना चाहिए, ये बात एकदम याद रहना चाहिए कि सिक्वेंशियल ऑर्डर में होना चाहिए और कुछ नहीं। एंड इंटीग्रेटेड मैनर, देन ओनली दिज कैन बी बेस्ट लर्नड, यानी कि सबसे अच्छा इसको तभी सीखा जा सकता है किसी भी चीज़ को जब इसको सिक्वेंशियल ऑर्डर में सिखाया जाए और इंटीग्रेटेड मैनर में, यानी छोटा छोटा, यानी सबको एक साथ सिखाया जाए, साथ में सबको बराबर प्रेफरेंस दी जाए। तो इतना हो गया। अब इसके बाद क्या है, स्पीकिंग क्या होना चाहिए, फ्लुएंटली होनी चाहिए, यानी जो बोल रहे हैं फ्लुएंट हो, उसमें एक्यूरेसी हो, और राइटिंग जो कर रहे हैं उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए ग्रामर के साथ साथ। तो ये बस इतना ही है। मेन कौन सा इंपॉर्टेंट था इसमें, ये सीटेट में पूछा जाता है और एकदम ये इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूल सकते, और ये भी याद रखेंगे ऊपर का 4। फिर इसके बाद देखते हैं अब आगे, ठीक। तो यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा एक बार। यहाँ पे क्या है, लिसनिंग हो गया, L से लिसनिंग और R से हो गया रीडिंग, फिर उसके बाद हो गया स्पीकिंग और ये हो गया राइटिंग, ठीक। यहाँ पे लिख देते हैं लिसनिंग जो है और रीडिंग है, इसमें हम लोग क्या रहना पड़ता है, ठीक, रिसीव करते हैं कोई भी चीज़, तो रिसीव करेंगे तो इसे क्या कहेंगे, रिसेप्टिव स्किल, ठीक। और इसको क्या कहेंगे, एक रिसीव करते हैं तो पैसिव स्किल, ठीक। इसमें रहना पड़ता है एक्टिव, तो हो गया एक्टिव स्किल, ठीक। और इसमें एक्सप्रेस करते हैं तो हो गया एक्सप्रेसिव स्किल, और कुछ प्रोडक्ट भी बन सकता है तो इसे करते हैं प्रोडक्टिव स्किल। तो इतना याद रखेंगे इनको, ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, और ये 2-3 बार अभी बताए भी हैं, एकदम रट लेंगे, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं। अब ये है कि वही लिखा है कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर नोन एज प्राइमरी स्किल। अब पूछेगा प्राइमरी स्किल क्या है, तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग, क्यों, क्योंकि ये पहले डेवलप किया जाता है, L और S, लिसनिंग और स्पीकिंग, और RW यही होता है ना सीक्वेंस। तो लिसनिंग और स्पीकिंग क्या है, ये प्राइमरी स्किल है, इसको पहले डेवलप करना चाहिए था। देखिए ये लिखा भी है 10 डीज मस्ट बी डेवलप फर्स्ट। आपको रटना कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो पहले डेवलप करना चाहिए तो उसको प्राइमरी स्किल कहेंगे, ठीक। इसके बाद आते हैं, जैसे पूछ देगा अगर क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी स्किल, तो प्राइमरी स्किल आप लोग क्या करेंगे, लिसनिंग एंड स्पीकिंग ऑप्शन में जो होगा तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग ट्रिक कर देंगे। तो ये एक एक बात जो हमारी है, ये क्वेश्चन है एक। अब इसके बाद है कि स्पीकिंग एंड राइटिंग आर आल्सो नोन एज रीइंफोर्समेंट स्किल, दस दे मस्ट बी गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस। कह रहा है कि जो स्पीकिंग और ये राइटिंग हो गया, यानी बोलना और जो हो गया लिखना हो गया, इसको रीइंफोर्समेंट स्किल कहेंगे। जैसे अगर पूछ देगा कि व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीइंफोर्समेंट स्किल, तो स्पीकिंग और राइटिंग होगा यस और W, और इसको भी इसके बराबर, लिसनिंग और स्पीकिंग के बराबर ही इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए सबको, ये बताए थे ऊपर भी। तो अब ये आ गया है कि लिसनिंग स्किल के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा है। तो लिसनिंग में क्या होता है कि कोई भी बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सुनेंगे। तो ये क्या है, ऑरल इनपुट, AURAL का मतलब होता है सुनना, ये बात एकदम अभी याद कर लेंगे इंग्लिश के लिए। और ORAL होता है, इसका मतलब होता है बोलना, बोलने से होता है। ओरल मतलब कुछ बोल के कन्वर्सेशन का मतलब होता है ओरल, ठीक, जहाँ बातचीत होती है। और ऑरल मतलब सुनने से मतलब है, ये लिखा भी है, ठीक।
तो ये आरल इनपुट है, उतना नहीं पढ़ेंगे। और लिसनिंग स्किल में कैसे आप लोग याद रखेंगे, जैसे कोई भी अगर कुछ भी अगर बोलता है तो वो इतना एक्यूरेसी से बोले, रिदम से बोले, फ्लुएंटली बोले, ताकि सामने वाला जो सुन रहा है तो वो उसको समझ पाए। यानी सुनने का भी स्किल होना चाहिए, ये नहीं कि कोई कुछ बोल रहा है उसका ध्यान कहीं और है तो वो सुन ही नहीं पाएगा सही से, तो बोलने वाले की भी गलती नहीं है। तो यही लिखा है कि इसमें सेंडर है जो कि मैसेज भेजता है और एक रिसीवर है जो कि सुनता है, इसमें दोनों को एक्टिव रहना पड़ता है। तो ये एक सेंडर मैसेज भेजेगा, रिसीवर उसको सुनेगा और समझ लेगा तो प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है, तो CLT भी आएगा आगे मेथड। तो ये बस इतना ही समझता है। इट इन्वॉल्व्स सेंडर ए मैसेज ए रिसीवर, ये इसमें रहता है सेंडर मैसेज रिसीवर रहता है, ठीक। स्पीच मतलब जो बोल रहा है, रिदम होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन बढ़िया से होना चाहिए, और ETC आर लर्नड, यानी कि इसको सीखना पड़ेगा बाय लिसनिंग टू अप्रोप्रिएट मॉडल, यानी कि लिसनिंग से हम लोग को ये सब भी सीखने के लिए मिलता है। क्योंकि अगर हम किसी को सुनेंगे तो देखेंगे कि वो कैसा स्पीच दे रहा है या कितना रिदम में बोल रहा है, कैसे प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, किस पंक्चुएशन का यूज कर रहा है, कहाँ रुक रहा है, कहाँ तेज बोल रहा है, तो ये सब हम लोग को सीखने के लिए मिलता है। तो ये एग्जाम में उतना नहीं आता है, लेकिन बस ये सब थोड़ा थोड़ा पता रहना चाहिए। स्पीकिंग मतलब क्या है, एक्सप्रेसिव स्किल है, देखिए एक्सप्रेस करते हैं, प्रोडक्टिव है क्योंकि कुछ इसमें से निकलता है। और स्पीकिंग मतलब क्या बोलते थे, बोलने मतलब क्या बोले थे, ओरल, ओरल मतलब बोलना, AURAL हो जाएगा, इसका मतलब होता है सुनना। कहीं भी आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं या मेथड पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब इसी से निकालिएगा, ठीक। तो ये लिखा है इट इज़ फंडामेंटल टू नोन कम्युनिकेशन इन डेली लाइफ, कम्युनिकेशन के लिए स्पीकिंग करना जरूरी है। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्पीकिंग के लिए क्या होना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए, टू वे से होना चाहिए। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, सामने वाला कुछ बोल ही नहीं रहा है, इंटरेक्टिव नहीं है, तो ये होना चाहिए। पार्शियली इंटरेक्टिव, ठीक, लिख रहा है कि वन वे नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर रीडिंग स्किल, रीडिंग मतलब क्या है, ये रिसेप्टिव है, अभी बताए थे उधर ना, रिसीव कर रहे हैं रीडिंग में, तो ये हो गया रिसेप्टिव स्किल। रीडिंग क्या होता है, रिटेन फॉर्म में लिखा होता है, तो इसी को पढ़ेंगे ना। तो ये लिखा है रिसेप्टिव स्किल इन रिटेन फॉर्म, इसको क्या कहेंगे, रीडिंग स्किल। तो ये उतना नहीं आता है, इसको देख लीजिएगा नोट्स में से, कोई नहीं है इसमें, ठीक। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आएगा भी नहीं, ये सब सीटेट का नोट्स है तो उसमें था। फिर इसी तरह से क्या है, राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल भी क्या है, ये भी एक्सप्रेसिव स्किल है, ये सब बताया गया है। तो राइटिंग स्किल में क्या है, हम लोगों को लिखते हैं कुछ भी तो उसमें आइडिया लगता है, कुछ हम लोग का ब्रेन स्टॉर्म होता है, जाके हम लोग का दिमाग पे लोड पड़ता है तब लिखते हैं। तो यही सब लिखा है, एडिट है, ड्राफ्ट है, ठीक। तो ये सब कोई उतना मतलब नहीं है। अब क्वेश्चन है इसी पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल आर नोन आर प्राइमरी स्किल। तो प्राइमरी क्या बताए थे, यल और यस, ये क्या है प्राइमरी। अगर पूछता री इन्फोर्समेंट तो उसमें क्या लिखते हैं, उसके लिए क्या बताया गया था, SW, यानी स्पीकिंग और राइटिंग। दूसरा क्या है, अंडर विच एक्टिविटी डू रिकॉग्नाइज साउंड्स एंड डिडक्टिंग मेकिंग फ्रॉम देम, ठीक। किसमें हम लोग साउंड रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे कोई बोल रहा है तो हम लोग किसमें रिकॉग्नाइज करेंगे, सुनेंगे तब रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी सेंडर मैसेज भेजेगा, हम उसको रिसीव करेंगे। तो क्या है, लिसनिंग है। और लिसनिंग को क्या कहा गया था, सीमेंटिंग एस्पेक्ट। सीमेंटिंग मतलब उसको हम लोग सही से मतलब निकाल पाए, समझ पाए, या मीनिंगफुल जो हो अर्थ, ठीक। इन ऑर्डर टू नो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ठीक, इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ऑफ ए इंग्लिश वर्ड द लर्नर साउंड्स, ठीक। तो इसका आंसर है नो द स्पेलिंग, मीनिंग एंड हाउ दे आर प्रोनाउंस, यानी कि स्पेलिंग जाने, उसका मीनिंग जाने और वो कैसे बोल रहा है। जैसे उसमें बताया गया था कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो उससे हम लोग स्पीच सीख सकते हैं, कैसे प्रोनाउंस कर रहा है, कितना फ्लो में बोल रहा है। तो ये सब है, तो ये सब है, यही सब क्वेश्चन है। द प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रू, ठीक। तो एक प्राइमरी टीचर है, ये भी आता है सीटेट में, कि उसको रीडिंग थ्रू, ठीक, कैसे उसको कुछ भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो कोई भी चीज़ जब भी हम देखते हैं या हमारे साथ तस्वीर होती है तो उसको हम लोग ज़्यादा समझते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, पिक्चर बुक, ठीक। इसका आंसर आप लोग ये सब खुद ही मार लेंगे, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब है। लिसनिंग को पूछा है कि ये क्या है, तो लिसनिंग क्या है, रिसेप्टिव स्किल है। कौन कौन सा है, लिसनिंग और रीडिंग है, क्योंकि इसमें हम लोग रिसीव करते हैं। और इसको क्या स्किल कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव स्किल। तो यही सब है, ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया। अब इसके बाद आगे अब हम आते हैं कि मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ठीक। मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्या है, तो कम्युनिकेटिव अप्रोच और कम्युनिकेटिव लर्न,
ठीक, लर्न टीचिंग, तो ये सब बाद में पढ़ेंगे। लेकिन कभी भी मेथड पढ़ने से पहले हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए कि क्या हम लोग सीख रहे हैं, मेथड क्यों सीख रहे हैं, किसके लिए, तो इंग्लिश के लिए। ये इंग्लिश है टॉपिक। तो ये लिखा है कि रोल इन इंडिया इंग्लिश का क्या है, पूछेगा सेकेंड लैंग्वेज कौन सी है इंडिया में, तो इंग्लिश है। ठीक, फर्स्ट लैंग्वेज किसको कहेंगे, तो मदर टंग। जो भी मदर टंग होगी, जहाँ की भी, जिस देश के भी निवासी कोई भी भाषा सीख रहे हैं तो मदर टंग मतलब वहाँ की लैंग्वेज। तो इंडिया के लिए क्या होगी मदर टंग, हिंदी, जिसको सीखना नहीं पड़ता, हम लोग ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, नेटिव लैंग्वेज। जब आप लोग मेथड पढ़ेंगे तो बार बार नेटिव लैंग्वेज आएगा। इसका मतलब होता है मदर टंग, जिसको हमको सीखना नहीं पड़ता। जैसे आप लोग अगर इधर पूर्वांचल साइड रहते हैं तो इधर भोजपुरी, ये क्या हो गई, नेटिव लैंग्वेज है, जिसको हम लोग को सीखना नहीं पड़ता, बचपन से ही हम लोग सीख पाते हैं। और जैसे अगर जाएंगे शहर में, दिल्ली उल्ली साइड में या कहीं भी, जहाँ पे हिंदी अगर डायरेक्ट सीख जाते हैं, जिसको सीखना नहीं पड़ता, भोजपुरी कहें, हिंदी कहें, जहाँ के भी जो भी हैं, तो ये क्या है, नेटिव लैंग्वेज है, मदर टंग है। इसको फर्स्ट लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक, सेकेंड लैंग्वेज कौन सा है इंडिया में, तो इंग्लिश है। ठीक, सेकेंड यहाँ पर वही लिखा है, तो सेकेंड लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। इसको फॉरेन लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक, तो अगर दोनों ऑप्शन में ये सेकेंड लैंग्वेज दिया है, सेकेंड लैंग्वेज दिया है और फॉरेन लैंग्वेज और इंग्लिश भी ऑप्शन में है, तो किसको ट्रिक करेंगे, तो ये दोनों देगा नहीं, कोई एक ही देगा, फॉरेन लैंग्वेज या इंग्लिश, दोनों में से कोई एक ही देगा। थर्ड लैंग्वेज की बात करेंगे इंडिया में तो कौन सी है, संस्कृत। फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग, सेकेंड इंग्लिश, थर्ड संस्कृत, ये याद करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसमें कोई भी चीज़ हम लोग सीखेंगे तो टारगेट लैंग्वेज होगा एक। टारगेट लैंग्वेज इस सब्जेक्ट के लिए क्या है, इंग्लिश है। हमारी कोशिश क्या है, इंग्लिश सीखना। तो इंग्लिश सीखने के लिए क्या बनाए जाएंगे, मेथड, अप्रोच, टेक्निक होगा, जिससे हम लोग इंग्लिश सीख पाए। तो इंग्लिश सीखने के लिए जो मेथड होगा, अप्रोच होगा, टेक्निक होगी, तो उसी के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन सा अप्रोच है, वो अप्रोच किसने लाया है, कौन कौन सी टेक्निक है, वो टेक्निक किसने डिजाइन की है, और किसने किसने इसके बारे में बताया था। तो ये क्या है, मदर टंग, वही लिखा है हिंदी। तो इतना समझ में आ गया। मदर टंग कोई कहेगा फर्स्ट लैंग्वेज, जो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, नेटिव लैंग्वेज। एकदम याद कर लेंगे यहीं पे। सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश, आप लोग साथ में बोलते रहेंगे, जो भी हम बोल रहे हैं, एक्टिव रहेंगे। जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना ही एकदम याद हो जाएगा। और थर्ड लैंग्वेज क्या है, संस्कृत है। आप लोग एक्टिव रहिए, बोलते रहिए बार बार जो भी हम बोल रहे हैं, फिर रोक के पॉज करके फिर सोचिए दिमाग में। जितना आप सोचेंगे जिस चीज़ के बारे में, जो भी हम बोल रहे हैं, उतना ही फायदा होगा, एकदम याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम पूरा गारंटी है कि याद हो जाएगा। बस बार बार किसी चीज़ को पढ़ने से याद होता है। ठीक, तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग क्या, कि ये अप्रोच है, मेथड है और टेक्निक है, ये है क्या, इसको हम लोग कैसे सीखेंगे। तो एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, एडवर्ड एंथनी। इनका क्या नाम था, एडवर्ड एंथनी। इन्होंने 3 का नाम बताया। क्या बताया, अप्रोच के बारे में बताया, मेथड के बारे में बताया और टेक्निक के बारे में बताया। और ये कहाँ के थे, अमेरिका के। ये क्या थे, भाषाविद। भाषाविद को क्या कहते हैं, लिंग्विस्ट। ठीक, लिंग्विस्ट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो जो ये अमेरिकन भाषाविद थे, इन्होंने तीनों के बारे में बताया, अप्रोच, मेथड और टेक्निक। ये कब बताया था, तो 1863 ईस्वी में। कब बताया था, तो 1863 ईस्वी में। लेकिन ये पूछेगा नहीं। फिर इसके बाद जो दूसरे आते हैं, वो क्या बताया था, रिचर्ड एन रोजर। ठीक, उनका नाम क्या था, रिचर्ड एंड रोजर। ठीक, तो उन्होंने भी इन तीनों चीज़ों के बारे में बताया था। लेकिन सबसे पहले किसने बताया था, तो एडवर्ड एंथनी ने। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन तीनों चीज़ों के बारे में सबसे पहले किसने बनाया था, तो एडवर्ड एंथनी। इन्होंने कब बताया था, तो 1986 में। और ये कब बताया था, ये 1963 है। सॉरी, ये गलती से लिख गया है 1863 और बोल भी देते। तो ये 1963 में सबसे पहले किसने बताया था, एडवर्ड एंथनी। और उसके बाद किसने बताया था, तो रिचर्ड और रोजर्स। ठीक, तो इनकी टेक्निक को कहते हैं कि ये जो एडवर्ड एंथनी मॉडल कह सकते हैं, एडवर्ड एंथनी मॉडल कह सकते हैं, या रिचर्ड एंड रोजर्स मॉडल कह सकते हैं। तो इसको इन्होंने बताया था। तो अप्रोच और मेथड के बारे में हम लोग कहेंगे। मेथड को हिंदी में क्या कहते हैं, विधिया, और अप्रोच को हिंदी में क्या कहते हैं, उपागम। उपागम का मतलब होता है, सीधा सीधा आप लोग समझिए डायरेक्ट, कि हम लोग जो टारगेट लैंग्वेज क्या है इसमें, इंग्लिश है। जैसे यहाँ पे समझे ध्यान से,
जैसे अप्रोच और मेथड के बारे में, जैसे यहाँ पे लिख दें अगर हम अप्रोच, ठीक, APPROACH, और यहाँ पे कर दें मेथड। तो इसके बारे में अगर हम ध्यान से पढ़ें, ठीक, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, तो अप्रोच का मतलब क्या होता है, हम लोग ये किस लिए कर रहे हैं, सीधा सीधा बात है, यहीं पे याद करेंगे। हम लोग ये कर रहे हैं टारगेट लैंग्वेज सीखने के लिए। TL मतलब टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। तो हमको सीखना है अगर इंग्लिश, ठीक, तो इसके लिए क्या बनाया गया, अप्रोच बनाया गया। इंग्लिश सीखने के लिए क्या बनाएंगे, तमाम मेथड बनाए गए, और इसी के साथ बनाई गई क्या, टेक्निक, इसको फॉलो करने के लिए कैसे हम लोग इंग्लिश को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को इंग्लिश को सीखने के लिए कुछ तो खाका बनाना पड़ेगा, कोई एक गोल बनाना पड़ेगा। तो गोल क्या है, इंग्लिश को सीखना। गोल क्या है, इंग्लिश को सीखना। तो एक क्या होना चाहिए, ओरिएंटेड गोल होना चाहिए, ओरिएंटल गोल होना चाहिए। और इस पे अगर हम लोग को पहुंचने के लिए, जैसे गोल कुछ भी हो सकता है, इसको अगर हम समझें तो जैसे ये गोल है हमारा, जैसे हमारा गोल है, जैसे अगर छोटे बच्चे हैं तो ये घर से डेली विद्यालय जाते हैं कुछ सीखने के लिए। तो ये विद्यालय जाएंगे सीखने के लिए, तो यहाँ से निकले, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये अप्रोच क्या है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, यानी कि ये थ्योरी ऑफ लैंग्वेज कर सकते हैं या थ्योरी ऑफ लर्निंग कर सकते हैं। इस थ्योरी ऑफ लैंग्वेज का मतलब क्या है, इस लैंग्वेज को हम लोग कैसे सीखेंगे, उसके लिए प्लानिंग बनाना, उसके लिए टेक्निक डिजाइन करना, कैसे कैसे किस किस तरह से हम लोग जा सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे घर से अगर विद्यालय जाना है, यानी इसको कहें कि इंग्लिश सीखना है, तो इसके कई मेथड हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं। तो इसको मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, हो सकता है कि कोई दूसरा रास्ता हो यहाँ तक पहुँचने का। तो ऐसे ही हम लोग कई अप्रोच डिजाइन कर सकते हैं, कहाँ तक पहुँचने के लिए, विद्यालय पहुँचने के लिए। तो अप्रोच भी वही है कि एक ओरिएंटेड गोल तक पहुँचने के लिए कई अप्रोच हो सकते हैं, ठीक, कई अप्रोच हो सकते हैं। कहाँ तक पहुँचने के लिए, ओरिएंटेड गोल के लिए। इसके लिए क्या आवश्यकता पड़ेगी, तो इसको कहेंगे कि ये हम क्या कर रहे हैं, एक प्लान कर रहे हैं, ठीक। ये प्लान किस वे में कर रहे हैं, सिक्वेंशियल मैनर में, यानी एक सीक्वेंस से होना चाहिए, यानी ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि जो भी प्लानिंग होनी चाहिए एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग कई प्लान बना सकते हैं, लेकिन इन प्लान में से किसी एक को अप्लाई करना, यानी सेलेक्ट करना, इसको क्या कहेंगे, मेथड कहेंगे। किसी इतने प्लान में से किसी एक को सेलेक्ट करके उसको अप्लाई करना, इसको क्या कहेंगे, मेथड करेंगे। यानी कि जो भी जितना भी ये प्लान बनेगा, ये गोल तक पहुंचने का एक मेथड है, तरीका है, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि एक अप्रोच में कई मेथड हो सकते हैं, यानी कि घर से विद्यालय पहुंचने के लिए कई मेथड है। चाहे आप ऐसे जाएं, 1 नंबर रूट से जाएं, चाहे आप 2 नंबर रूट से जाएं, चाहे आप 3 नंबर रूट से जाएं, लेकिन घर से पहुंचेंगे विद्यालय ही। इसी तरह इंग्लिश सीखने का कई तरीका हो सकता है, इंग्लिश सीखने का कई तरीका हो सकता है, चाहे आप 1 नंबर में से सीखें, चाहे 2 नंबर से सीखेंगे, चाहे 3 नंबर से सीखेंगे, लेकिन इसमें से किसी एक को ही फॉलो करना, वो क्या कहलाएगा, एक मेथड है। यानी कि 1 नंबर रूट क्या है, एक तरीका है इंग्लिश सीखने का। 2 नंबर रूट क्या है, दूसरा तरीका है एक मेथड सीखने का। तो ये एक मेथड अलग, ये एक मेथड अलग, तो ऐसे होगा। तो ये कई हो सकते हैं। तो मेथड का मतलब आप लोग को समझ में आ गया। और टेक्निक का मतलब होता है कि जो क्लासरूम टीचिंग होती है, ठीक, क्लासरूम टीचिंग जो होती है, इसमें हम लोग का अपने जो जिस टेक्निक का प्रयोग करके हम लोग जो सीखना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं। मेन तो क्या है, इंग्लिश लर्न करना। तो ये ओवरऑल हुआ, इसकी परिभाषा हम लोगों ने लिखी हुई है, लेकिन ये समझने के लिए है। तो अब हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। और ये किसका मॉडल था, एंथनी, ठीक, ये एंथनी का था। और रिचर्ड एंड रोजर का भी सेम वही है। उन्होंने यही बताया कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होनी चाहिए, यानी गोल क्या है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, कैसा सिलेबस है, क्या लर्नर का रोल है, टीचर का रोल क्या है, रोल ऑफ मटेरियल क्या है, ये सब क्या है, अप्रोच है, क्या क्या है। जैसे लिख लेते हैं इसको, आप लोग को लिखने में आसानी रहेगी। इतना सब पता रहेगा तो थोड़ा तो लिख ही लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, सिलेबस का टाइप क्या क्या है, ठीक, सिलेबस टाइप, लर्नर गोल, ठीक, फिर उसके बाद टीचर रोल, ठीक, लर्नर रोल, टीचर रोल। जिसको नहीं समझ में आता इंग्लिश का स्पेलिंग, वो सीधा सीधा ऐसे लिख दीजिए, ऑब्जेक्टिव, ठीक। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, तो धीरे धीरे आने लगेगा क्या क्या लिख रहे हैं, ठीक। तो ये सब है एक्टिविटीज़ का नोट्स आप लोग को मिल ही जाएगा, कभी कभी हम भेज देंगे, ठीक।
तो ये हो गया। अब ये इतना समझ में आ गया। अब अपने नोट्स में देखते हैं कि हम लोग क्या लिखे हैं। तो देखिए अप्रोच का मतलब क्या है कि जो टीचर का जो रोल है क्या है, क्या पढ़ाना है, इसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा। एन अप्रोच ऑलवेज डील्स विथ ए एजम्पशन, यानी हम लोग को एजम्पशन करना है कि इंग्लिश सीखना है तो कैसे सीख सकते हैं, ऐसे इस वे में पढ़ाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, चित्र दिखा के पढ़ाने पे ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्या है, एजम्पशन करेंगे। एक करिकुलम बनाए। करिकुलम मतलब क्या होता है, पाठचर्या। क्या क्या सिलेबस में दे, जो अभी ऊपर था कि एक सिलेबस होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव उसका गोल होना चाहिए। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, सिलेक्शन का मतलब होता है कि इसके लिए हम लोग को एक डिजायर्ड गोल जो है, इसके लिए पहुंचने के लिए एक सिलेक्शन किया जाए किसका, एक प्रोसीडर का। ठीक, तो ये सिलेक्शन ग्रेडेशन किसका, टीचिंग मटेरियल का। तो ये लिखा है कि एन अप्रोच इज ए सेल्फ एविडेंट वे ऑफ रीचिंग द डिजायर्ड गोल, यानी कि अप्रोच क्या कर सकते हैं कि एक सेल्फ एविडेंट वे है। क्या है अप्रोच के बारे में बस याद करेंगे, सेल्फ एविडेंट वे किसके लिए, डिजायर्ड गोल तक पहुंचने के लिए। अप्रोच मतलब डिजायर्ड गोल तक पहुंचना है। गोल किसके लिए, तो इंग्लिश सीखने के लिए, क्योंकि इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इतना याद हो गया। अब मेथड क्या होता है, ये तो हो गया क्या क्या पढ़ाना है, उसका सिलेबस का रहेगा, लेकिन कैसे इसको पढ़ाना है, क्या क्या मेथड हो सकता है। तो मेथड का मतलब कैसे पढ़ाना है, तो हम लोग कहाँ पढ़ाएंगे। ठीक, तो ये क्या है, ओवरऑल प्रोसीडर, यानी क्या क्या ओवरऑल जो प्रोसीडर मतलब तरीका है, कैसे कैसे हम लोग किस वे में कब क्या सेलेक्ट करके पढ़ाएंगे, बेस्ड ऑन सम एजम्पशन, यानी जो इसमें एजम्पशन बेस्ड किए हैं तो इसी पे तो मेथड बनाएंगे। तो इस एजम्पशन पे एक प्रोसीडर है, ओवरऑल प्रोसीडर किसी को प्रेजेंट करने के लिए। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, प्रेजेंटेशन ऑफ टीचिंग मेथड। तो क्या है, मेथड मतलब प्रेजेंटेशन, किसका प्रेजेंटेशन, जो एजम्पशन इसमें बनाए थे अप्रोच में उसी का प्रेजेंटेशन, किसमें, क्लासरूम में प्रेजेंटेशन देंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेथड। ठीक, अब आगे क्या लिखा है देखिए अप्रोच में, मेथड ऑफ टीचिंग डिजायर्ड फ्रॉम ए अप्रोच। ठीक, मेनी मेथड इन अप्रोच, यानी कि एक अप्रोच में कई मेथड हो सकते हैं, एक अप्रोच में कई मेथड हो सकते हैं जो ऊपर बताया गया था। ठीक, तो बिलीव्स इन सर्टेन मेथड, अप्रोच मतलब क्या होता है, कुछ सर्टेन मेथड होता है। तो ये सब है। तो टेक्निक क्या होती है कि हम लोग क्लासरूम में कैसे पढ़ाएं। ठीक, यही बताया गया था ना, टेक्निक मतलब क्लासरूम में कैसे पढ़ाएं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक बताते हैं। देखते हैं आए दिन आप लोगों को कोई भी क्लास चलती है, ये ट्रिक रटो वो ट्रिक रटो। फिर स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी इसको लिख लीजिए, स्ट्रेटजी क्या है किसी भी चीज़ को पढ़ाने का, टेक्निक क्या है। फिर ये है कन्वीनियंस, कौन सा तरीका कन्वीनियंस है। थोड़ी मेरी राइटिंग सही नहीं है तो इसको सही से लिख लीजिए, कन्वीनियंस। ठीक, कन्वीनियंस, थोड़ा जल्दी में मैं थोड़ा सही नहीं लिख पाता हूँ। हाउ टू टीचिंग डन इन द क्लासरूम, वही लिखा है ना जो हम लोग समझाए हैं। तो अब इतना आप लोग पढ़ लिए, तो इतना आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। अब अगले लेक्चर में क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कौन कौन सा अप्रोच होता है। ठीक, और आप लोग कहीं से अप्रोच का अगर नोट्स मिल जाए बढ़िया सा, लेकिन ये मेरा नोट्स है और एक जगह और हम इसमें अप्रोच लिखे होंगे या टेक्निक का परिभाषा लिखे होंगे, वहाँ भी दिखा देंगे। लेकिन ये जो आप लोग पढ़ेंगे तो अप्रोच क्या है, सिचुएशनल अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच, फिर उसके इसमें मेथड में क्या है, ग्रामर क्रम ट्रांसलेशन मेथड, फिर डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड। तो इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे और ये 5 से 6 नंबर आप लोग को आराम से दिलवा देगा और इजी वे में पूरा एकदम याद करेंगे। और आप लोग को बोले हैं कि दिखा देते हैं, देखिए होगा कहीं ना कहीं। जैसे ये है मेथड का परिभाषा, ये देखिए सीक्वेंस है। ठीक, मेथड का मतलब क्या है, मेथड मतलब ओवरऑल प्रोसीडर, किसके लिए, एक प्रेजेंटेशन के लिए। हम लोग क्या बताए हैं, किसका प्रेजेंटेशन, तो लैंग्वेज मटेरियल है, क्योंकि हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। तो लैंग्वेज मटेरियल का कहाँ तक, लोगों तक, लोगों के लिए हम लोग। तो लैंग्वेज मटेरियल को लोगों तक आर्डलरी मतलब एक आर्डर में क्या है, प्रेजेंटेशन है। मेथड मतलब क्या है, प्रेजेंटेशन। एक वर्ड अगर आप लोग याद रखेंगे, ओवरऑल प्रोसीडर, यानी एक प्रोसीडर क्या है उसका, एक के बाद एक कैसे कैसे हम लोग पढ़ाएंगे, यानी हाउ टू टीच। मेथड मतलब हाउ टू टीच, यही है। तो टीचिंग करने के लिए क्या है, एक प्रोसीडर है, एक प्रेजेंटेशन है आर्डर में। प्रोसीडर मतलब आर्डर में, ओवरऑल शुरू से आखिरी तक हम लोग कैसे कैसे, एक लेसन प्लान जिसको भी कह सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। देयर कैन बी मेनी मेथड इन एन अप्रोच। अप्रोच में क्या बता है, गोल तक पहुंचने का बहुत मेथड हो सकता है। तो अप्रोच में
बहुत सारे तरीके हो जाएंगे। अब अप्रोच क्या है? अप्रोच क्या है? डिफरेंट थियरीज अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज कैसी है, कौन सी लैंग्वेज हम लोग सीख रहे हैं, उसके बारे में थियरीज है। यानी कि क्या बताए थे? थियरीज ऑफ लैंग्वेज। ठीक, थियरी ऑफ लैंग्वेज होता है, थियरी ऑफ लैंग्वेज। थियरी ऑफ और क्या लिख सकते हैं? लर्निंग लिख सकते हैं। यानी लैंग्वेज को सीखने के लिए थियरी ऑफ लैंग्वेज क्या क्या है? तो वही लिखा है कि अप्रोच रेफर्स टू ए डिफरेंस थियरीज अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज। किसके बारे में? नेचर ऑफ लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? तो इंग्लिश। हाउ लैंग्वेज आर लर्न, यानी कैसे सीखें। जैसे अप्रोच के बारे में बताया गया था ना, हाउ टू लर्न। ठीक, और मेथड मतलब हाउ टू टीच। ठीक, तो इसको यही लिखा गया है, एन अप्रोच डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टू बी टाट। यानी कौन सा मैटर पढ़ाना है, इसी को डिस्क्राइब करता है कि उसका नेचर क्या है। और ये वही लिखा है कि सेल्फ एविडेंट वे टू रीचिंग द डिजायर्ड गोल। तो इतना आप लोगों को पता रहेगा तो आप लोग वहाँ पे बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन एक लाइन कम से कम आप लोग याद रखिए, इतना आप लोग लिख पाए। वो हो सकता है अप्रोच और मेथड में डिफरेंस दे देगा, तो डिफरेंस दे देगा तो ये लाइन काम आएगी कि एक मेथड में कई अप्रोच नहीं होगा, लेकिन एक अप्रोच में कई मेथड हो सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। कल से अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? यहाँ से टीचिंग मेथड पढ़ेंगे, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, और इसको पूरा बढ़िया से याद करेंगे जैसे आज हम लोगों ने याद किया है, और 3-4 स्पेलिंग। तो ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे और पूरा एक के बाद एक एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए आप लोग इसको शेयर करिए ताकि और लोगों को भी फायदा पहुँच पाए। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।